Hello everyone. From this video we are starting class 12 of political science. Like previous year, this year also political science is divided into two parts. Part A, contemporary world politics, and part B, part A, contemporary world politics, and part B, politics in India since independence. लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए दैट इज़ कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो चैप्टर्स है इन चैप्टर्स का हम थोड़ा समरी पढ़ेंगे या फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के पार्ट ए के कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। ठीक है, तो व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पहला ही जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। पॉलिटिक्स आफ्टर 1945 के बाद पूरे विश्व भर में हमें जो राजनीति देखने को मिलता है उसी राजनीति को बोला जाता है कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर 1945 विटनेस्ड मेजर चेंजेस। बोला गया है कि पूरे विश्व भर में 1945 के बाद हमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलता है। क्या चेंजेस देखने को मिलता है? ओल्ड एम्पायर्स एंडेड, मतलब क्या है, बड़े बड़े जो साम्राज्य थे, एम्पायर्स थे, वो ख़त्म हो चुका है। न्यू नेशंस वर बॉर्न, नए नए देश जो है उनका जन्म हुआ है। एंड टू सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर शेप्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स। बोला गया है कि दो सुपर पावर्स 1945 के बाद, दो सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको आज के टाइम पे हम रशिया बोल सकते हैं, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच हमें क्या देखने को मिलता है? राइवलरी देखने को मिलता है, हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और इन दोनों सुपर पावर्स ने क्या किया है? इन दोनों सुपर पावर्स ने सालों सालों तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक शेप दिया है। शेप मतलब एक आकार दिया है। फ्रॉम राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट, पहले तो हमें चैप्टर्स के स्टार्टिंग पे राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच। उसके बाद हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखा है कि चैलेंजेस, वर्ल्ड ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है, लाइक सिक्योरिटी को लेके, सुरक्षा को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। एक देश का इकोनॉमी जो है वो दूसरे देशों के इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड होता है। और ऐसे ही पूरा वर्ल्ड जो है वो कॉन्टिन्यूज़ टू इवॉल्व। कॉन्टिन्यूज़ टू इवॉल्व का मतलब क्या है? ऐसे ही पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो इवॉल्व हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन पे हमने देखा है कि वर्ल्ड जो है आफ्टर 1945 हैव विटनेस्ड मेजर चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलता है। क्या क्या चेंजेस? ओल्ड एम्पायर्स जो है वो एंडेड, ओल्ड एम्पायर्स खत्म हो चुका है। बड़े बड़े साम्राज्य जो है, पुराने जो जितने भी साम्राज्य थे वो खत्म हो चुका है। नए नेशंस का, नए देशों का जन्म होता है। दो सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को सालों तक, डेकेड्स मतलब क्या है, सालों तक वो एक शेप देता है, आकार देता है। पहले तो हमें राइवलरी देखने को मिलता है, शत्रुता देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। हम चैलेंजेस फेस करते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो सिक्योरिटी के चैलेंजेस फेस करता है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सुरक्षित रहने का चैलेंज। उसके बाद है एनवायरनमेंट को लेके कॉन्सर्न हमें देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक देश का इकोनॉमी अगर दूसरे देशों के इकोनॉमी के साथ कनेक्ट होता है देन इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ऐसे ही पूरा वर्ल्ड जो है वो इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, दिस पार्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 1945 टू द प्रेजेंट। बोला गया है कि इस पार्ट पे मतलब कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो पार्ट है, इस पार्ट पे हम देखेंगे कि 1945 से लेके स्टार्ट करके आज के दिन तक मतलब 2026 तक वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो हमारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट नॉर्मली कैसे स्टार्ट होता है? इस पार्ट का पहला जो यूनिट है वो है द कोल्ड वॉर। पहला जो यूनिट है उसका नाम है द कोल्ड वॉर। और ये जो कोल्ड वॉर टॉपिक है ये आसाम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो सिलेबस है यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज अगर हम कोल्ड वॉर के बारे में नहीं जानते हैं देन हमें बहुत डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो यूनिट नंबर 2 है इसको कवर करना। तो कोल्ड वॉर चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलता है? द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू अपोजिंग ब्लॉक्स, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। बोला गया है कि 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। तो 1945 के बाद पूरा जो वर्ल्ड है, स्पेशली जो यूरोप है, वो दो ब्लॉक्स में, दो ग्रुप्स में वो डिवाइडेड हो गया था। एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक और एक था कम्युनिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट मतलब क्या है? वो कंट्रीज़ जो कैपिटलिज्म में विश्वास करते हैं, एंड कम्युनिस्ट मतलब वो कंट्रीज़ जो कम्युनिज्म पे विश्वास करते हैं। ठीक है, पूरा वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, दैट इज यूएसएस ब्लॉक एंड यूएसएसआर's ब्लॉक। यूएसए का जो ब्लॉक है, यूएसए का जो ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एंड यूएसएसआर के जो ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो कोल्ड वॉर चैप्टर में हम इनका एक समरी जो है वो देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, यूनिट नंबर 2 इज़ द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ये जो पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, इसका एंड होता है यूनिट नंबर 2 पे। द फॉल ऑफ द यूएसएसआर इन 1991 एंडेड द कोल्ड वॉर एंड बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लीडिंग टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अनसर्टिनिटीज़। बोला गया है कि जब 1991 में यूएसएसआर गिर जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है, ठीक है, दो ब्लॉक्स थे, एक था यूएसए का और एक था यूएसएसआर का। लेकिन 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर जो है वो टूट जाता है और टूटने के बाद कोल्ड वॉर ख़त्म होता है। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो बाइपोलर वर्ल्ड था, बाइपोलर जो वर्ल्ड है, ये जो बाइपोलर वर्ल्ड है यूएसए एंड यूएसएसआर का जो बाइपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर का मतलब क्या है? दो ग्रुप्स में डिवाइडेड वाला जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को हम ख़त्म होते देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलता है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ हमें देखने को मिलता है कि अब क्या होगा। क्योंकि अभी अगर यूएसएसआर यहाँ पे 1991 में अगर यूएसएसआर टूट जाता है तो एक ही देश रहता है जो है यूएसए। तो यूएसए क्या पूरे विश्व भर में राज करेगा या फिर कुछ नए पावर्स निकल के आते हैं? इन सभी चीज़ों को लेके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थे, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ थे। उसके बाद हम यूनिट नंबर 2 पे हम देखेंगे यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर 1991 में जब यूएसएसआर टूट जाता है, यूएसएसआर टूटने के बाद यूएसए जो है वो सबसे शक्तिशाली देश बन के रह जाता है और यूएसए का एक हेजेमोनी देखने को मिलता है, एक डोमिनेंस, एक आधिपत्य हमें देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स पे। After the Cold War, the USA emerged as the sole superpower with strong economic, military and cultural influence. बोला गया है कि कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर ख़त्म कब होता है? कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1945 में और ख़त्म होता है यूएसएसआर टूटने के साथ 1991 में। और जब 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है तब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है और ख़त्म होने के बाद द यूएसए इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर। तो एक ही सुपर पावर रह जाता है, वो है यूएसए, जिसके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस है। मतलब क्या है कि उसका इकोनॉमी मतलब अर्थनीति भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसका जो मिलिट्री है, जो सेना है, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद उसका जो कल्चर है, यूएसए का जो कल्चर है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला कल्चर हमें देखने को मिलता है आफ्टर 1991। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे हम देखेंगे कॉन्टेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर। कॉन्टेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है कि 1991 के बाद हमें कुछ और देशों के बारे में भी हमें देखने को मिलता है या फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी, संगठनों के बारे में भी हमें देखने को मिलता है, जो संगठन निकल के आते हैं यूएसए को टक्कर देने के लिए, जो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है वो एक संगठन है, कुछ देशों ने मिलके एक यूनियन बनाया है और इसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। ये कंट्रीज़ यूरोप से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है रशिया, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है जापान एंड अदर पावर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 1991 के बाद बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ निकल के आते हैं, जो कंट्रीज़ क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिक्स है इसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? यूरोपियन यूनियन के बारे में, रशिया के बारे में, चाइना के बारे में, जापान के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर पे। और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ मिलके अपना एक संगठन बनाते हैं। जैसे यूरोप के कंट्रीज़ मिलके यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ मिलके अपना खुद का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
उसके बाद हमें देखने को मिलता है यूनिट नंबर 5, दैट इज़ कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया। नाउ साउथ एशिया क्या है? इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया, जहाँ पे आता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये इन सभी कंट्रीज़ को हम बोलते हैं साउथ एशिया। और इन कंट्रीज़ के बीच हमें क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, इन कंट्रीज़ के बीच हमें क्या कोऑपरेशन देखने को मिलता है, यही सब हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया में। South Asia faces challenges of peace, stability and cooperation and amid issues of conflict, terrorism, poverty and development। बोला गया कि साउथ एशिया मतलब इन कंट्रीज़ ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया है। क्या क्या चैलेंजेस? पीस को लेके चैलेंज, शांति को लेके चैलेंज, स्टेबिलिटी को लेके चैलेंज, कोऑपरेशन को लेके चैलेंज, और साथ ही साथ उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, टेररिज्म, आतंकवादी हमला जो है वो देखा है, पॉवर्टी, गरीबी देखा है, डेवलपमेंट भी देखा है, विकास भी देखा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया। कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया पे हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस रहेगा इंडिया के ऊपर, हमारा फोकस रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, हमारा फोकस रहेगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका के ऊपर, कि इन कंट्रीज़ के बीच हमें क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्या कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स थे पहले, अभी क्या प्रॉब्लम्स है। श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जो दो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, सिन्हाला एंड तमिल के जो लोग हैं, उनके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट था। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी एक बार आता है, एक बार मिलिट्री रूल आता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेपाल के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड भूटान के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 जो है, यूनिट नंबर 6 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने क्लास 10 पे भी हमने थोड़ा पढ़ाई किया है, जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये है यूएनओ का लोगो, ठीक है। कंट्रीज़ कम टुगेदर टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट पीस। बहुत सारे कंट्रीज़ एकत्रित आते हैं, एक होके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और पीस को प्रमोट करते हैं। पीस का मतलब क्या है? शांति जो है, इसको प्रचार करते हैं। सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ एंड अदर्स। और पीस को मेंटेन करने के लिए, देशों को सुरक्षित रखने के लिए, देशों के डेवलपमेंट के लिए, देशों के विकास के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, कुछ संगठन काम करते हैं पूरे विश्व भर में, और उनका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स। ये सभी मिलके क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड में पीस, उसके बाद सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इन तीनों चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 पे, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो यूनाइटेड नेशन, उसके बाद आईएमएफ का लोगो, वर्ल्ड बैंक का लोगो, उसके बाद डब्ल्यूटीओ का लोगो। यूनिट नंबर 7, सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड। सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, इस यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इन टुडेज वर्ल्ड सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट about armies and weapons. It is also includes issues like nuclear weapons, terrorism, cyber attacks and human security। बोला गया है कि आज के वर्ल्ड में सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सुरक्षा जो है वो सिर्फ हमें आर्मी से नहीं चाहिए या फिर वेपन्स रहने से ही तुम्हें सुरक्षा मिल जाएगा, हथियार रहने से तुम सुरक्षित हो, ऐसा नहीं है। हमें डर है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों से भी, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे शक्तिशाली वेपन्स जो पूरे मानव जात को ख़त्म कर सकता है, एक देश को बर्बाद कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स जिसका डर यूएसए को भी था, यूएसएसआर को भी था, और आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच भी है। कुछ ही दिन पहले हम सबको लगा था कि यूएसए जो है वो कभी भी ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक ऐसा वेपन होता है जिसका इस्तेमाल करने से पूरा का पूरा एक देश ख़त्म हो सकता है, पूरा मानव जात जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो हमें डर है न्यूक्लियर वेपन से, हमें डर है टेररिज्म से, हमें डर है साइबर अटैक से, हमें डर है, हमें चाहिए ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या? मानव सुरक्षा जो है वो कैसे मिलेगा हमें? अगर हमें हमारे मतलब अगर लोगों को सुरक्षित रखना है, ठीक है, अगर एक देश के लोगों को सुरक्षित रखना है तो उनके अंदर से डर जो है इसको हमें निकालना पड़ेगा। और इसी डर को इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है थ्रू सिक्योरिटी। एक देश को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है कोऑपरेशन के मदद से। अगर हर देश एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, सहयोग करता है, तो कैसे हम पूरे वर्ल्ड को सुरक्षित रख सकते हैं, इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है। उसके बाद रिसोर्स डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स डिप्लेशन का मतलब क्या है, कैसे हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बनाने के चक्कर में हम रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, हम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पूरा वर्ल्ड, पूरा एक देश जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है और इससे पूरे वर्ल्ड में उसका क्या असर दिखने को मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ाई किया है। अगर हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच के प्रेजेंट जनरेशन के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। मतलब क्या है कि फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को डेवलपमेंट करना या फिर विकसित करना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर पे। द वर्ल्ड फेसेस सीरियस एनवायरनमेंट चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को काटना, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर। मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेजेंट जनरेशन मतलब आज के जो लोग हैं इनके डेवलपमेंट के बारे में सोचो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रेजेंट को सोचना ये गलत है और इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। एंड लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन। Globalization is the process of growing interdependence among countries, trade, economy, technology, culture and communication। इसका मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन के मदद से इंटरडिपेंडेंस होता है। एक देश दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होता है, वो ट्रेड करता है दूसरे देशों के साथ, एक देश दूसरे देशों के साथ ट्रेड करता है, इकोनॉमी शेयर करता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। कल्चरल एक्सचेंज कैसे होता है? जैसे यूएसए का कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ऐसे ही इंडियन कल्चर जो है वो पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कल्चर को एक्सचेंज करना, कम्युनिकेशन जो है इसको एक्सचेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हम दूसरे देशों के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, दूसरे देशों में क्या क्या चीज़ें हो रहा है वो सभी चीज़ें हम फेसबुक में देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के मदद से पूरा वर्ल्ड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पे। तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पे हम मेनली फोकस करेंगे ट्रेड एंड इकोनॉमी पे, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन पे, उसके बाद कल्चर एक्सचेंज, कैसे एक देश का संस्कृति दूसरे देशों की संस्कृति के साथ मिलजुल जाता है, कैसे एक देश अपना संस्कृति दूसरे देशों में प्रसिद्ध करता है। जैसे यूएसए का कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का कल्चर, जीन्स का कल्चर, ये सभी चीज़ें हम ये हमारा कल्चर नहीं है, ये यूएसए का कल्चर है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही यूएसए में हमारा कल्चर जो है वो फॉलो किया जाता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पे। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा समरी देखा है कि पार्ट ए पॉलिटिकल साइंस कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे हम कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा है कि हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में, हम पढ़ेंगे एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बारे में, हम पढ़ेंगे यूएस हेजिमोनी के बारे में, हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में या फिर कॉन्टेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में हम पढ़ेंगे, साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे, हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो है ये चैप्टर हमारे बुक पे नहीं है, लेकिन ये चैप्टर एनसीईआरटी के बुक पे हैं। सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो है शायद ये चैप्टर पढ़ते भी हैं। एंड प्लस कोल्ड वॉर जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें यूनिट नंबर 2 जानना है तो कोल्ड वॉर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से कोल्ड वॉर का जो समरी है वो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर ग्रुप पे पूछ सकते हो।